हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साधन चैनल पे। साधन पे हम करते हैं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई और मेरा नाम है अमिताभ वत्सा एंड जस्ट टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई हैव डन MBA फ्रॉम IIM मुंबई एंड worked in corporate for around more than 10-12 years and now I'm sharing what I've learned as a finance professional कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है। हमने बॉन्ड मार्केट में काम किया, स्टॉक मार्केट में काम किया और लोन मार्केट में काम करने के बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, यही बताने के लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया है। I know you all love Sadhan and you keep giving me feedback and I love them and I love interacting with you all. So keep showering your love. Keep commenting on our channel so that we can grow and become a bigger channel. So दोस्तों, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। सो लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू दिस। 1900 के स्टार्ट में जब ऑटोमोबाइल की डिस्कवरी हुई थी 1915 के समय में, तो आपको पता है कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी विच वर सपोज टू मेक ऑटोमोबाइल्स। There were more than 100 companies registered who were calling themselves as automobile company because सबने कार बनाने की ठान ली थी। और उस revolution में after 20 years, how many of them were alive after 10 years? Just one. Because उसके बाद 1929 में जो बहुत बड़ा एक biggest इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था पूरे वर्ल्ड में, जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, बहुत सारी कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां बंद हो गई थी। इतनी सारी कंपनियां बंद हुई तो 100 में सिर्फ एक कंपनी बची है और उसका नाम आपको पता है क्या है? उस कंपनी का नाम है फोर्ड मोटर्स। सो आप देख सकते हैं कि 100:1 का सर्वाइवल रेट होता है और वो भी वो ऐसे सेक्टर में जिस सेक्टर में बूम आने वाला है। सो ऑटोमोबाइल इन 1910 वाज सच सेक्टर। लेट्स टेक अ सेकंड स्टेप इनटू दिस। हर कार में 4 पहिए लगते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों ने टायर बनाना शुरू किया और मेनी ऑफ देम सर्वाइव्ड आफ्टर दैट एंड इनका सर्वाइवल रेशियो वाज बेटर देन दोज 1:100 ऑफ मेन ऑटोमोबाइल OEMs। सो ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ को ज़रा हम समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि ऑटोमोबाइल विच वॉज अ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, उसमें 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि बायोटेक बूम होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम हुई, तो 100 and thousands ऑफ कंपनी स्टार्टअप्स रजिस्टर देमसेल्फ टू डू समथिंग, बट वो लोग नोइंगली और अननोइंगली एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं और दैट रिस्क इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। सो मार्केट रिस्क यानी कि आपने सामान बनाया, वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। दिस रिस्क इज़ वेरी इनसरमाउंटेबल रिस्क, जिसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं बहुत बार। सो उसी रिस्क को कंटेन करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी एज ए इन्वेस्टर कैनॉट जस्ट पिक 5 random automobile companies and hope that one of them would survive. Rather than we should be carefully looking at such company which are going to be there irrespective of which one of those 5 automobile company will survive. And that's why figuring out an tire supplier in this value chain is a better judgment than investing into a original OEM. हालांकि original automobile OEM में भी invest किया जा सकता है if you have a better sense of that market, then you should directly invest. But what I am trying to do here by investing into a supplier of automobile is I am avoiding the market risk, so that any tire suppliers, let's say Apollo Tires is not taking a risk on which car will sell, because they are supplying to, let's say, Tata Motors also, to Mahindra also. So Tata and Mahindra will fight and one of them will win or 2 of 10 will survive. But the tire makers who is supplying to most of them will not have that negative effect on their bottom line and top line. So they are not taking the price risk, they are not taking the market risk, and actually henceforth the investing journey of somebody who invested into proxies of automobile is generally better than somebody who directly invested into direct trend. For example, उससे भी पहले जाते हैं तो 1890 में USA में कैलिफोर्निया में एक गोल्ड रश हुआ था, यानी कि वहाँ पे गोल्ड माइन डिस्कवर हो रहे थे। बहुत सारे लोग अपने जॉब छोड़ करके कैलिफोर्निया की तरफ मूव कर रहे थे। बहुत सारी कंपनियाँ रजिस्टर हुई विच वर कॉलिंग देमसेल्फ एज अ गोल्ड माइनिंग कंपनी, बट गोल्ड माइनिंग कंपनीज डिड नॉट डू वेरी वेल। पता है उनमें से किन कंपनियों ने बहुत अच्छा किया? उनमें से एक कंपनी का नाम आप जानते भी हैं, क्योंकि शायद आपने इसकी जीन्स कभी न कभी पहनी होगी, खरीदी होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेवाइस की। लेवाइस स्ट्रॉस जो है, आप उसके जीन्स पे देखेंगे, इट वॉज फाउंड इन 1889 और सो दिस लेवाइस वॉज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ कैलिफोर्निया गोल्ड रश। नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग कि दोनों में कनेक्शन क्या है। तो जब माइनर्स जब आए, जो कि एक आम जनता US की थी, वो माइनिंग करने के लिए आई, तो दे वर नॉट वेल इक्विप्ड।
तो वहाँ पे दो ऑप्शन थे कि या तो उनको पिक एंड शॉवेल चाहिए था या फिर उनको माइन करने के लिए ड्रेस चाहिए थे जो कि थोड़े बॉडी हगिंग होने चाहिए थे, बिकॉज उसके पहले जो ड्रेसेस होते थे दे वर वेरी लूज और वो माइनिंग ऑपरेशंस में ऑपरेट नहीं किए जा सकते वैसे ड्रेस को पहन करके। तो डेनिम की ज़रूरत पड़ी और लेवी स्ट्रॉस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। द जीन्स वी still wearing even after 125-30 years from that event. So proxy investing is here to stay, and that's why I would like you to share with you a case study which we did in November 2023 with our mentees. So साधन mentees ने मुझसे ये सवाल पूछा था about a company which is again supposedly a proxy on automobile, and the stock name is Landmark Cars Limited. This company is listed and the stock is still trading. You can go and check out at what prices these are trading, because I'm not going to talk about the current prices and everything, but I'm going to talk to you about the case study which we did. So Landmark Cars, basically they are the distributor of Mercedes and BYD and many luxury car makers. So it could have been a proxy on the premiumization. The question is still relevant. Is Landmark Cars a good proxy on premiumization in cars? और इसका आंसर मैंने उस समय जो दिया था, I still vouch for it. You should check that and learn that how to really do the proxy investing. And जैसा कहते हैं investing में कि what matters most in investing is learning what not to do, because ultimately the main rule of investing is just two-pronged. First, don't lose money, and second is never forget rule number 1. So let's talk about that, how not to lose money in proxy investing. प्रॉक्सी प्ले मतलब डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसके बेनिफिशियरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि वो क्लास में प्रॉक्सी नहीं लगाते थे कि मैं नहीं आया, मेरा फ्रेंड जाकर के प्रॉक्सी मार रहा है, को अटेंडेंस लग रही है, वैसे ही है। तो बेनिफिट आपको भी मिलेगा, अटेंडेंस तो लगी जाएगी भले ही आप एब्सेंट थे। एब्सेंट नहीं है यहाँ पे, लिटरली आप प्रेजेंट भी नहीं हो। ये बाइड पे प्रॉक्सी है इसलिए बोल रहा है, या मर्सिडीज पे, क्योंकि मर्सिडीज की कार बिक रही है। लोग मर्सिडीज बोलते हैं कि मैं तो मर्सिडीज खरीदने आया हूँ, इसके शोरूम में वॉक इन हो रही है मर्सिडीज के नाम पे। इसका कोई लैंडमार्क से चलो खरीद के आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि लैंडमार्क कोई ब्रांड है, वो तो कन्वीनियंस के कारण उसके पास आ रहे हैं। तो मर्सिडीज बिक रहा है अल्टीमेटली मर्सिडीज बेंज होने के कारण, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के कारण, जर्मन कार्स है उसके लिए बिक रहा है। बट दीज गाइज आर गेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। दे आर नॉट मर्सिडीज बेंज बट दे विल बेनिफिट फ्रॉम द राइज ऑफ मर्सिडीज बेंज इन इंडिया। और लैंडमार्क में मोट नहीं लग रहा है। और हाँ, कमिंग बैक टू दैट ROIC वाला पार्ट जो आपका क्वेश्चन था, वेलोसिटी जो है कहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो वेलोसिटी इज बेसिकली इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर। वेलोसिटी का यहाँ पे सिंपल सा है कि इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर जो लेफ्ट हैंड साइड में ये है चार्ट, ये मुझे बता रही है कि ये 22 से यहाँ पे देखो आप, ये नंबर देखो, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। तो पीक जो है इसका 5.5 यहाँ पे गया था, 5.5 टाइम्स। अभी जो है जो ब्लू वाला सर्कल है दैट इज 3.75 के करीब। ROIC इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर एंड नोपैट मार्जिन। आप यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे देखो मार्च 20 में 5.36 था, देन मार्च 21 में इट बिकेम 4.04, देन 4.92, देन नाउ अगेन 3.60, which tells me कि ये 5.36 से 3.6 की जर्नी is very painful for me, because clearly shows कि they are choked, they are not able to sell। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट बेच नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट बी वेरी गंग हो अबाउट दिस स्टॉक कि अंटिल कि ये नंबर मुझे इंप्रूविंग दिखता। तो हालांकि मार्जिन में वो उन्होंने इंप्रूवमेंट लाई है, 4% जो नोपैट मार्जिन है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो नंबर 3% से 5 से 6 हुआ है। तो 6% और अभी भी 6 के करीब ही है, मतलब जो लास्ट H1 में। सो वहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन पे वो काम कर रहे हैं, बट कैपिटल टर्नओवर पे उनकी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट कि भाई उनका क्या प्लान है फॉर इम्प्रूविंग द इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर। और कैपिटल उनका कहीं ना कहीं फंस रहा है। वो कैपिटल फंसने का रीजन यहाँ पे भी देखो आप, नेट वर्किंग कैपिटल जो है, पहले वो बहुत अच्छे से मार्च 20 में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे थे, -52। IPO के समय तक बहुत अच्छी इनकी चल रही थी। नेट वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव विच इज अ साइन ऑफ अ मार्केट लीडर। अब देखो मार्च 23 में 146, तो वो अब ये बोरो कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए भी बोरो करना पड़ेगा इनको। और वही वर्किंग कैपिटल डेट में भी दिखेगा वो नंबर। डेट का नंबर देखते हैं, टोटल डेट 121 से 400 हुआ, 345 हुआ, 476, 430। शुरुआत के 3 सालों में फिर भी एवरेज 300 का था, अभी वो 450, यानी रफली 50% उनका डेट बढ़ा है। और इसके कारण डेट टू इक्विटी भी, अभी तो खैर उन्होंने फंड रेज किया है। अच्छा, IPO के बाद उनकी डेट टू इक्विटी
बेटर हुई है। आईपीओ से उन्होंने डेट पे आउट किया है, नहीं तो एक्चुअली डेट काफ़ी है। इन्वेंट्री टर्नओवर 7 था गुड रेज में, 7-8 था, अभी ये 9 का है। तो इन्वेंट्री भी टर्नओवर बढ़ा है, मतलब कि थोड़ा सा बेटर तो हुआ है 7-8 से, बट पीक जो इन्वेंट्री टर्नओवर जो इनकी आती है वो नहीं आई है। 10 के करीब, 10 तक ये जब जब गए होंगे तब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी। जैसे मार्च 19 में 10 का गया है तो इनकी मार्जिन का नेट प्रॉफिट मार्जिन -1% है, वहाँ पे तो नहीं है, खास नहीं बनाया। हाँ, इन्वेंट्री जो है 223 करोड़ था पहले, अब वो बढ़ करके 448 हो गया है। हाँ, इन्वेंट्री भी डबल हो गया है और कैपेक्स भी कर रहा है, ब्रांच भी खोल रहा है, तो वहाँ पे भी डेट चाहिए। तो डेट तो इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एरिया होने जा रहा है। और ये इसने इक्विटी रेज इसीलिए भी की ताकि वो डेट को पे आउट कर पाए बेसिकली। वो आईपीओ के लिए आया भी इसीलिए मुझे लगता है इसने, और उसने इक्विटी डाइल्यूट भी कर दी, 56 पे आ गया 75 से, पहले 100 या जो भी होगा 53%, तो काफी मेजर इक्विटी डाइल्यूशन हो गया एक बार में। तो बिजनेस मॉडल इटसेल्फ टेल्स मी कि ये इक्विटी डाइल्यूटिंग बिजनेस है। ऑपरेटिंग मार्जिन 7% का है, और ये तो ग्रॉस मार्जिन 14% का है। ऑपरेटिंग मार्जिन वो 6% का एवरेज बिजनेस है, 6% का बिजनेस है। इंटरेस्ट आप हटा दो, और डिप्रिसिएशन भी तो काफ़ी है क्योंकि महंगे शोरूम है। 2% उसमें ये डिप्रिसिएशन ले जा रहा है, 1.5% इंटरेस्ट ले जा रहा है, तो 6 घट करके 2 हो जा रहा है, टैक्स वैक्स दे करके 2% का मार्जिन बिजनेस है। तो 2% का बिजनेस है, और उसके लिए काफ़ी बड़ा सेटअप, मतलब ये कोई ROIC इसमें बढ़ने वाली, ये सिक्लिकल ही होगा, मतलब एट बेस्ट ये वो वरुण बेवरेज या उस टाइप का नहीं होगा। बहुत लोग इसको प्रॉक्सी प्ले के लिए यूज करेंगे, बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट व्हीकल। इससे बेहतर प्रॉक्सी और दूसरे सेक्टर में है मेरे हिसाब से। और कोई इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसमें दिख नहीं रहा है। वो ये सब न्यूज़ तो आती रहेगी बाइड और ये सब के बाद। ये इंडिया में मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि बाइड के लिए भी एक जगह मर्सिडीज है, यूरोपियन हो गया, होंडा है जापानीज हो गया, फिर वो फॉक्सवैगन यूरोपियन हो गया, रीनो जापानीज हो गया, बाइट चाइनीज हो गया, ये हर किसी MG मेड इन चाइना और US का है। मतलब इनका कोई ये नहीं है, मतलब कि जैसे कि अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट भी क्लियर नहीं है कि किसी एक ज्योग्राफी के साथ कि सिर्फ जर्मन कार बेच रहे हैं। तो इनकी अपनी ब्रांडिंग कुछ नहीं है, ये सब कुछ बेच रहे हैं। मर्सिडीज भी बेच रहे हैं, रीनो भी बेच रहे हैं, 1 करोड़ की कार भी बेच रहे हैं, साथ ही साथ रीनो 15 लाख में भी आती है। तो दोनों टाइप की कार बेच रहे हैं। तो इनकी वर्किंग कैपिटल तो हमेशा इनकी थोड़ी सी अजीब रहेगी, बिकॉज कभी रीनो बिकेगी तो मर्सिडीज नहीं बिकेगी, और मर्सिडीज बिकेगी तो रीनो नहीं बिकेगी। मतलब दोनों बिजनेस, दोनों डिफरेंट मार्केट हैं। तो पोजिशनिंग में भी इसको चैलेंज होगा एज अ मार्केटिंग कंपनी कि ये किधर पोजीशन करे, कहाँ पे जाए। मतलब कि वो DLF के क्लब हाउस में अपना पिच करे या फिर कहीं छोटे मोटे किसी अपार्टमेंट के सामने अपना वो कियोस्क लगाए। तो इसके लिए वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है फॉर दिस कंपनी। मतलब मैं बिजनेस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में ये भी होता है ना कि क्लियर होना चाहिए, मतलब इट हैज टू बी क्लियर कि नहीं मर्सिडीज बिकेगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो रहूंगा। ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि मर्सिडीज इज स्टिल कितना 22% ऑफ दियर टोटल रेवेन्यू, 22%, नॉट ग्रेट प्रॉक्सी ऑन मर्सिडीज ऑल्सो, 22% ही है। मतलब इट्स नॉट 40% और 30%, 1/3 भी तो होना चाहिए था कि हम आंख मूंद करके मर्सिडीज बिक रही है तो ये स्टॉक ले लें, ऐसा भी नहीं है। तो अलाइनमेंट भी नहीं है किसी एक ब्रांड से। होंडा तो फिर कॉम्पिटिटिव है, होंडा का मार्केट तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। हालांकि मुझे ये बहुत पहले रिकमेंड किया गया था बाय समबडी वेरी वाइजर, बट मैंने उसमें इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। इसमें इन्वेस्टर भी सेट कौन सा है, FIIs और देयर गोल्डमैन सैक्स, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं है इन दैट सेंस। ICICI एंड ऑल तो हर जगह रहते हैं। इधर ऐसे चौहानी जी का नाम भी नहीं आ रहा है, मतलब पता नहीं 1% से कम होगा। TPG ने तो बेच ही दिया। गुड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो था ही डेफिनेटली प्राइवेट इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो रिस्क को 25% IRR इसमें मिल गया होगा आराम से TPG को, बट हमें 25% IRR मिलेगा, मुझे डाउट है। नाउ द वीडियो इज ओवर, सो प्लीज लेट अस नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की बात की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में कि ROIC शिफ्ट क्या होता है, वेलोसिटी कैसे वर्क करती है, मार्जिन को हम कैसे देखते हैं, then you can join our Sadhan mentorship program. You can pre-register at this place. We are going to be live in some time soon. And if you want more of such content, you can consider joining Sadhan channel membership. Link is there in the description. So don't forget to subscribe us, and thanks for watching.